कल बॉन्ड जो अपने आप में धोखा था, जो फाइनेंस बिल लाके जिस तरह फाइनेंस एक्ट के थ्रू और कंपनी एक्ट के अंदर बदलाव लाके इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया, वो ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने वाला था कि जिन उद्योगपतियों ने पैसा केंद्र की सरकार वाली पार्टी को यानी बीजेपी को दिया है, उनको बदले में देश के सरकार के द्वारा कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो पता लगेगा। लाखों करोड़ का मुनाफा, चंद हजार रुपया बीजेपी को चंदा देकर लाखों करोड़ का मुनाफा उन कंपनियों ने कमाया। इसका मतलब देश के प्रजातंत्र को तो आपने खत्म कर दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आपने खत्म कर दिया। एक तरीके से काले धन को बढ़ावा देना और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ चंद पूंजीपतियों को रोंगफुल गेन प्राप्त करके देना। ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, क्योंकि पूरे देश की जनता चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि ईवीएम में बहुत सीरियस इश्यूज हैं। यानी प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। तो ये भी अब जिसने बनाया वो तो उसके दबाव में काम करेगा ही करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है। क्योंकि डेट चुनाव की जो आती है, बीजेपी के लोग पहले डिक्लेयर कर देते हैं डेट। उन्हें कहाँ से पता है ईवीएम से चुनाव सस्ता है और बैलेट पे वो बकवास है, झूठ बोल रहे, बोगस है, वो देश को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली बैलेट पेपर सस्ता है, बहुत सस्ता छपता है। ईवीएम इतनी 15 लाख ईवीएम मशीनें लगाना और फिर 15 लाख पीछे बैकअप के लिए रखना, 30 लाख ईवीएम मशीन इतनी महंगी है, उससे आधे में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है, उससे आधे से कम में। जब आप 7 चरण में चुनाव कराती हो तो जिसने वोट आज डाला 1.5 महीने तक इंतजार कर रहा है रिजल्ट का। मतलब जनता तो नहीं बोली तो 1.5 महीने बाद भी रिजल्ट के लिए बैठी है ना। तो ये कौन है तर्क देने वाला कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है? राम को मोदी जी लाए क्या? ये उसके हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इतने बड़े हो गए और ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। एक सैनिक मरा बॉर्डर पे, जो अकेलौता बच्चा है माँ बाप का, उसमें एक आदमी तो प्राण डाल के दिखा दो। देश जब तक इस तरह के रूढ़िवादी, पाखंडवाद, अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक देश कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वो 2 दड़ों में बंट गया है। 161 वोट पड़े हैं किसी अग्रवाल पर, जो कि अध्यक्ष थे। उनके खिलाफ ये आरोप लगाया गया है कि उन्होंने किसानों के खिलाफ संज्ञापन जो है सौंपा। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और सीधा इनसे बातचीत करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एनसीआर समाचार में। आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी आया है और सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है वो 2 धड़ों में बंट गए, कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, पहले तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करूंगा। बेशक जजमेंट लेट आया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जो अपने आप में धोखा था, जो फाइनेंस बिल लाके जिस तरह फाइनेंस एक्ट के थ्रू और कंपनी एक्ट के अंदर बदलाव लाके इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया गया, वो ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने वाला था। दूसरी बात, वो ब्लैक मनी को देकर या जो उद्योगपति एक पर्टिकुलर एक ही पार्टी को जो केंद्र में सत्ता में है ना, 80% से ज्यादा चंदा उस पार्टी को पूरे देश के उद्योगपतियों ने दिया। तो अगर इस बात की जांच हो जाए कि जिन उद्योगपतियों ने पैसा केंद्र की सरकार वाली पार्टी को यानी बीजेपी को दिया है, उनको बदले में देश के सरकार के द्वारा कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो पता लगेगा। लाखों करोड़ का मुनाफा, चंद हजार रुपया बीजेपी को चंदा देकर लाखों करोड़ का मुनाफा उन कंपनियों ने कमाया, उन कॉर्पोरेट घरानों ने कमाया। इसका मतलब देश के प्रजातंत्र को तो आपने खत्म कर दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आपने खत्म कर दिया, आर्टिकल 19(1)(a) को आपने खत्म कर दिया। तो जनता के सारे अधिकारों को आप अगर खत्म कर दोगे और चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाओगे और उनके ब्लैक मनी को आप ये एक कानून बना के कवर करके, ताकि उनका खुलासा नहीं होगा और वो सीक्रेट रखा जाएगा, और वो बॉन्ड जो खरीदेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा बैंक नहीं करेगा। एक तरीके से काले धन को बढ़ावा देना और सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को कुछ चंद पूंजीपतियों को रोंगफुल गेन प्राप्त करके देना, ये उसको इशारा है। तो मैं ऐसे में ये भी मांग इसके साथ साथ करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुरंत ईडी को और सीबीआई को निर्देश दे
कि पहले तो वो सारा बैंक से डाटा ले ले, स्टेट बैंक से, टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड जो किस किस उद्योगपति ने खरीदे और किस किस पार्टी को दिए, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दिया 3 सप्ताह के अंदर देना है। उसको लेके तुरंत उसको ना केवल पब्लिसाइज करे, जनता की नजर में अपनी वेबसाइट पे डाले, बल्कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है, अगर वो चाहता उस पर कोई आरोप ना लगे कि वो बीजेपी का पार्ट बन गया है, टूल बन गया है, बल्कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो निष्पक्ष काम करती है, तो उनकी निष्पक्षता का ये एक कसौटी भी होगी, लोग उसको जांच भी रहे। अगर वो ईडी से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से और सीबीआई से इस बात की जांच करा दे कि जितने सरकारी ठेके मिले हैं वो किन पूंजीपतियों को मिले और उनमें से कितने पूंजीपति हैं जिन्होंने बीजेपी को चंदा, मैक्सिमम चंदा दिया 80% से ज्यादा, और साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज करके उसकी जांच करे, तब तो हम मानेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट है, और तभी मैं समझूंगा कि लोकतंत्र की बहाली होगी। अदरवाइज तो ये जनता के और जनतंत्र के खिलाफ है जो कुछ हो रहा है। तो चुनाव आयोग हमेशा अपनी तरफ आपने ईवीएम का भी आपने मोर्चा खोल रखा है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करो। इसके लिए भी जो चुनाव कमीशन है वो बताइए, चुनाव आयोग है वो क्या चुका है कि हम तो निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव नहीं करा रहा है, क्योंकि पूरे देश की जनता चाहती है कि चुनाव बैलेट पेपर से हो, क्योंकि ईवीएम में बहुत सीरियस इश्यूज हैं जिनको सेटिस्फाई करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। पहली चीज कि ये जो ईवीएम मशीन है, ये मशीन कहाँ से बनी ये तो सबको पता है, बीईएल उसको बना रहा है, ईसीआईएल उसको बना रहा है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि बीईएल के इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 7 हैं, 7 में से 4 भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, वो क्यों है? तो फिर उस कंपनी को कैसे मान ले कि वो ईमानदारी से काम कर रही होगी? दूसरी बात कि ये जो ईवीएम है इसमें रियल टाइम क्लॉक क्यों है, यानी टाइमर के साथ अगर वोट की चोरी का प्रोग्रामिंग कर दी जाए सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, तो आपकी वोट की चोरी होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तीसरी बात, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जिम्मेदारी 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं जो प्रोफेसर है आईआईटी के। अगर सुप्रीम कोर्ट के 4 माननीय वरिष्ठतम जजेस जनवरी 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में और कहते हैं हम जनता की अदालत में आए हैं, लोकतंत्र देश में खतरे में है, अब देश की जनता आके लोकतंत्र बचाए और न्याय करे, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक को भी इन्फ्लुएंस करके अगर डराया जा सकता है, तो फिर वो 4 आईआईटी के प्रोफेसर क्या चीज है? क्या वो सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग उनके इशारे पे बीजेपी के नहीं करेंगे? क्या उनको डर नहीं है जान का? या वो लालच में आके या दबाव में बिक जाएं और प्रोग्रामिंग करते सॉफ्टवेयर बना के उसमें ही अगर वो टाइम के साथ अगर वो डाल दे। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप लोग विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं, जिस वजह से आप ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ईवीएम का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मतदाता का ये भरोसा कायम होना चाहिए कि मतदाता जिस प्रत्याशी को वोट दे रहा वो वोट उसका उसी को जा रहा है। और ये संदेह इसलिए भी बढ़ गया है, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी चुनाव लड़े, जिस बूथ पे उनका खुद का, उनके परिवार का, उनके रिश्तेदारों का वोट था, उस बूथ की जब ईवीएम मशीन खुली तो वहां उसको एक सिंगल वोट नहीं मिला। उसका खुद का वोट कहाँ गया? परिवार का वोट कहाँ गया? रिश्तेदारों का वोट कहाँ गया? रिश्तेदार मान भी लें कि वो उन्होंने नहीं दिया होगा, तो परिवार का कहाँ गया? परिवार का भी एक मिनट के लिए मान लें कि किसी भी वजह से उन्होंने भी नहीं दिया, लेकिन उनका खुद का वोट कहाँ गया? ये कौन बताएगा? ये सेटिस्फाई कैसे करेगा इलेक्शन कमीशन? ठीक है ना। और एक और बात, अभी तक ईवीएम के बारे में भारत सरकार पे या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे या बीएल पे कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे FSSAI का सर्टिफिकेट खाने की चीजों को लेकर होता है ना, तो इसी तरह के साई का उसके ऊपर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर, तो उसी तरह ये मशीन जो बनी है ये पूरी तरह से सेफ है, इसको टेम्परिंग नहीं किया जा सकता, ये सॉफ्टवेयर डालते वक्त नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर कोई किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी से या कोई पेटेंट उसको नहीं मिला कि ये सेफ है, तो इस पे भरोसा कैसे कर ले हम? तो जो मतदाता का भरोसा जो टूट रहा है उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी कि वो फ्री फेयर वो ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए, लेकिन वो जिद पे अड़ा है कि ईवीएम से ही कराना है। तो ईवीएम से क्यों कराना है, जिद क्यों है? और एक और बात,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दी थी कि ये जो 3 सदस्यों का पैनल जो इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेट करेगा, उसमें 3 लोग होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष के नेता होंगे और तीसरा इंडिपेंडेंट होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन मोदी जी डर गए और वो संसद के अंदर बिल ले आए और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की दी व्यवस्था को बदल दिया और उसकी जगह कर दिया 3 में से 2 सदस्य केंद्र सरकार के होंगे, एक प्रधानमंत्री जी, एक कानून मंत्री और तीसरे विपक्ष के नेता। यानी बहुमत हो गया केंद्र सरकार का, यानी बीजेपी का। यानी प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। ये भी अब जिसने बनाया वो तो उसके दबाव में काम करेगा ही करेगा। जिस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद नौकरी वापस दोबारा से पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अगर उसको भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, क्योंकि जो उसकी जजमेंट आई आपको याद होगा उनको रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा मिल गई और रिटायरमेंट से पहले की उनकी 6 महीने की जजमेंट देख लो, बाबरी मस्जिद का जजमेंट देख लो, तो वो आस्था के ऊपर है, जबकि कोर्ट को आस्था से नहीं चलना, कोर्ट को कानून से और विटनेस से, एविडेंस से चलना है। लेकिन एविडेंस के खिलाफ जाके, कानून के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। उनका राफेल पे जजमेंट देख लो, राफेल की जांच कराने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका जस्टिस फ्लैग की हत्याकांड पे जांच कराने से इनकार कर दिया। तो वो सारे निर्णय से ये प्रतीत होता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके चीफ जस्टिस पद पे बैठने वाला आदमी अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो फिर ये 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या वो नहीं हो सकते? या जब ईवीएम बनाने वाली मशीन के 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के हैं, तो फिर क्या गारंटी है कि वो ईवीएम बिल्कुल सेफ होगी? तो इसीलिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी का पार्ट बन गया है, केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, ये इंडिपेंडेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि डेट चुनाव की जो आती है बीजेपी के लोग पहले डिक्लेयर कर देते हैं डेट। उन्हें कहां से पता है? क्योंकि डेट वही तय कर रहे हैं। ये तो मखोटे बन गए, सिर्फ इनका इस्तेमाल हो रहा है सिर्फ। इसलिए देश की जनता किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, बैलेट पेपर वापस चाहती है। और तीसरा जो आपने मुद्दा उठाया कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बार एसोसिएशन एडवोकेट्स की, उसके जो अध्यक्ष है मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने एक तरफा वकीलों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, और जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हम किसान आंदोलन के खिलाफ हैं, तो भाई तुम तो धोखा दे रहे हो। आपको एडवोकेट्स ने चुनाव में जिताया है, एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए या लीगल जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए, इसलिए थोड़ी ना जिताया कि आप केंद्र सरकार के इशारे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, किसानों के खिलाफ बोलोगे। फंडामेंटल राइट तो इन्फ्लुएंस उनका हो रहा है ना किसानों का। उनको भी तो दिल्ली आके अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से रखने का अधिकार है। आर्टिकल 19(1) है तो उनका इन्फ्लुएंस हो रहा है। जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार उनका भी तो वायलेट हो रहा है। तो उसपे उनके अधिकार को सुरक्षित करने पे बोलने की बजाय उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना। मुद्दे पे अर्थव्यवस्था में असर पड़ रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो अर्थव्यवस्था किसने कह दिया आपसे? ईवीएम महंगी है, बैलेट पेपर सस्ता है। टाइम भी कंज्यूम बहुत ज्यादा होगा। कितना होगा? अभी भी तो पर्ची जाती है, पर्ची लेके आदमी अंदर जाता है, वो टिक करता है, साइन करता है, और उसको बैलेट पेपर मिलता है। इतना ही तो फर्क है। अभी वो मशीन पे टिक करता है, वो दबाता है बटन, तब वो उस पर मोहर लगा के उसको डालता है। और दूसरी बात, जब 5 साल के लिए हम किसी को सरकार चुनने के लिए जिम्मेदारी, 5 साल की पूरे देश की जिम्मेदारी जिसके हाथ में सौंप रहे हैं, अगर उस चुनाव में 3 दिन फालतू लग जाए, क्या दिक्कत है? 3 दिन कौन सी महत्वपूर्ण बात है? और जिन देशों ने ईवीएम बनाई है वो तो ईवीएम को इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनको ईवीएम पे भरोसा नहीं है। तो फिर भारत की सरकार और भारत का इलेक्शन कमीशन जिद पे क्यों अड़ा है कि वो ईवीएम से चुनाव कराएगा? और वो जो ग्राउंड दे रहे हैं कि महंगा है, ईवीएम से चुनाव सस्ता है और बैलेट पे, वो बकवास है, झूठ बोल रहे हैं, बोगस है। वो देश को धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली बैलेट पेपर सस्ता है, बहुत सस्ता छपता है। ईवीएम इतनी 15 लाख ईवीएम मशीनें लगाना और फिर 15 लाख पीछे बैकअप के लिए रखना, 30 लाख ईवीएम मशीन इतनी महंगी है, उससे आधे में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है, उससे आधे से कम में। भाई मत पेपर से चुनाव होकर गिनती में 2 दिन लगते हैं, अभी भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है। तो 2 दिन इंतजार नहीं हो सकता क्या? देश की जनता इंतजार करने को तैयार। तुम्हें क्या जल्दी है जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करने की? जब आप 7 चरण में चुनाव कराते हो तो जिसने वोट आज डाला 1.5 महीने तक इंतजार कर रहा है रिजल्ट का। मतलब जनता तो नहीं बोली तो 1.5 महीने बाद भी रिजल्ट के लिए बैठी है ना। तो ये कौन है तर्क देने वाला कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है? कि जैसे आपने कहा कि जनता ये भी कहती है कि और मोदी जी भी कहते हैं संसद में कि 140 करोड़ की जनसंख्या मेरे साथ है और जो राम को लाए वही सत्ता में आएंगे। योगी भी कह रहे हैं 400। मैं पूछना चाहता हूँ, राम को मोदी जी लाए क्या? आपने देखा नहीं पोस्टर? राम को मोदी जी लाए, राम को मोदी जी लाए, राम ने मोदी को पैदा किया। जब सब कहते हैं कि भाई कुदरत ने पैदा किया, कुदरत से ने सबको पैदा किया है,
और ये कुदरत को पैदा करने वाले हो गए। ये उसके हाथ पकड़ के चल रहे हैं, इतने बड़े हो गए और ये प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे एक सैनिक मरा बॉर्डर पे, जो अकेलौता बच्चा है माँ बाप का, उसमें एक आदमी तो प्राण डाल के दिखा दो। देश जब तक इस तरह के रूढ़िवादी, पाखंडवाद, अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक देश कभी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। विश्व गुरु बनने के लिए तो जो बुद्ध का जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसी को लाना पड़ेगा, अंधविश्वास, पाखंडवाद छोड़ना पड़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। देश की जनता मोदी जी को विष्णु का रूप भी कह रही है। आपने देखा राम मंदिर देश की जनता नहीं कह रही, राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय, देश की जनता नहीं कह रही। चंपत राय बीजेपी का आदमी है, मोदी के लिए काम कर रहा है, बीजेपी को चुनाव जितवाने के लिए काम कर रहा है, वो तो बोलेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता तो बोलेगा, क्योंकि उन्हें फायदा हो रहा है। उनको जो हजारों करोड़ इकट्ठा हुआ वो उनके जेब में गया होगा ना, तो वो तो बोलेंगे। वो क्यों नहीं बोलेंगे? जो मॉनेटरी गेन कर रहा है, जिसको फायदा हो रहा है, वो तो बोलेगा उनके फेवर में। लेकिन क्या देश की जनता ये बोल रही है? क्या देश की जनता को पहले से करोड़ों मंदिर है, एक मंदिर और होंगे, देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मंदिर है, कितने मस्जिद है, कितने गिरजाघर है, कितने गुरुद्वारे हैं, क्योंकि हर घर में मंदिर है। अपने घर में सबने बना रखा है, किसी को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कितने और बन गए। महत्वपूर्ण यह क्या देश के जनता का मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्या देश के जनता का बोलने का अधिकार, धरने प्रदर्शन करने का अधिकार, सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने का अधिकार, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा? ये महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी थे, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल खड़े करे कि चुनाव आयोग बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं होता और चुनाव आयोग इस बार कसौटी पे उसको उतरना पड़ेगा कि वो अपना प्रमाण दे कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएगा और ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। एक बड़ा सवाल है पूरे देश का। 2024 के चुनाव पर सबकी नजर है, क्या होने वाला है 24 के चुनाव में, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।